हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो प्लेटो ने क्या किया, स्कीम भी बताई थी एजुकेशन में कि कैसे सिस्टम होना चाहिए एथेंस में, किस तरह की एजुकेशन जो है कितने लेवल तक जो है प्रोवाइड होनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ ऑफ द सोल। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म जो है हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम वो देखेंगे इसकी जितनी भी कम्युनिज्म के क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखेंगे जो कार्ल मार्क्स एरिस्टोटल करेंगे। फिर मॉडर्न कम्युनिज्म और उसका जो एंशिएंट कम्युनिज्म है इस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे आज की क्लास में। तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में ये एक स्टेटमेंट बताते हैं प्लेटो, If education is primary mechanism to create the ideal state, communism is the supplementary machinery। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर प्राइमरी जो एजुकेशन इन्होंने पहले सोर्स बताया, अगर आपको एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना है तो आपको पहले जो है एक इन्होंने फोकस किया एजुकेशन पे, डैट इज़ प्राइमरी मशीनरी। ठीक है, जिसकी वजह से जो है हमारे एथेंस जो स्टेट है नॉलेजेबल लोग होंगे और करप्शन भी होने के कम चांसेस होंगे। तो बाकी का जो गैप रहता है उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए ये कम्युनिज्म की थ्योरी देंगे एज ए सप्लीमेंट यानी कि गैप को फुलफ़िल करेंगे उस चीज़ को ताकि जो है सो डैट करप्शन जो है विल नॉट अराइज इन फ्यूचर। आइडिया ऑफ कम्युनिज्म, आइडिया क्या रहा इसका प्लेटो का, क्यों इस चीज़ पे फोकस किया है? बिकॉज वही मैंने आपको बताया कि जो मतलब प्राइवेट सोर्स तो वो बताते हैं कि इस वजह से जो है हम अपने जो है एथेंस को एजुकेशन की मदद से जो है एक तो हम नॉलेज तो उनको प्रोवाइड करेंगे पब्लिकली, सेकंड इज़ करप्शन कम होगा, थर्ड इज़ डेवलपमेंट होगी हमारी एथेंस की। तो और वल्नरेबल जो है वो भी जो है ना कभी नहीं होगी, और इससे जो है सॉवरेन हमारी जो है रहेगी, फिलासफर किंग जो है वो रूल करेंगे क्योंकि बिकॉज दे आर मैन ऑफ रीज़न, दे हैव अ नॉलेज, दे हैव गुड नॉलेज अबाउट लाइफ, अबाउट पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, अबाउट एवरीथिंग। तो आइडिया ऑफ कम्युनिज्म में प्लेटो बोलते हैं कि अगर आपको फिलासफर किंग को अगर आपको रूलर बनाना है तो हम इस चीज़ पे बोलते हैं कि एक तो प्राइवेट जो ओनरशिप है उस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं और सपोर्ट किसको करते हैं? कॉमन ओनरशिप। कम्युनिज्म का मतलब ही होता है द पोलिटिकल सिस्टम इन विच द स्टेट इज़ ओनर एंड कंट्रोल द ऑल फैक्ट्रीज, लाइक कंपनी हो गया या पावर होगी, प्रॉपर्टी होगी, फार्म्स हो गए एसेट्रा। इस चीज़ को क्या करेगी? वो कंट्रोल करेगी एंड स्टेट ही इसका ओनर होगा, वो जब चाहे उस चीज़ को मतलब कंट्रोल करेगी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, एम क्या रहता है इसका, इस चीज़ को करने से इट एम्स टू एंश्योर टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। ठीक है, तभी इसको बोलते हैं कॉमन ओनरशिप, जाने कि एक जैसे जो है सबको जो है ट्रीट होनी चाहिए इक्वली। सो अगर हम फिलासफर किंग को अगर हम प्राइवेट ओनरशिप रिजेक्ट ना करें सो डैट इन फ्यूचर में जाके वो कहीं ना कहीं करप्शन करने लग जाएंगे, बिकॉज उनको जो है कभी ना कभी उनके मन में जो है एक लस्ट जो है क्रिएट हो जाएगी, डिज़ायर क्रिएट हो जाएगी। तो वो चाहेंगे कि हम अपनी फैमिली के लिए जो है और प्रॉपर्टी वगैरह, पहले ज़माने में जो थी गाड़ी वगैरह नहीं होती थी, एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं ना हम, उस टाइम पे गाड़ियाँ नहीं होती थी, उस टाइम पे जगह ज़मीन गहने पैसे ये सब कुछ प्रॉपर्टी होती थी, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। आज के समय में तो प्रॉपर्टी तो में मतलब बहुत चीज़ आ जाती है, जैसे कि कार्स होगी, गाड़ियाँ वगैरह होगी, सब कुछ जो है हमारी हम धन संपत्ति वगैरह तो वो प्रॉपर्टी में गिना जाता है। लेकिन पहले के टाइम में जो ज्वेलरी वगैरह होती थी, जगह ज़मीन पैसे होती थी, उस चीज़ को बोला जाता था कि प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्लेटो का फोकस इसलिए रहता है कम्युनिज्म पे बिकॉज फर्स्ट इससे ये बोलते हैं कि जो फिलासफर किंग जो रूलर बनेंगे तो उनको जो है उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी अलो नहीं की जाएगी, उनको रिजेक्ट किया जाएगा प्राइवेट ओनरशिप पे। तो और सेकंड को सपोर्ट करेंगे किसको? कॉमन ओनरशिप। ठीक है, यानी कि सबको एक जैसे ट्रीट होनी चाहिए इक्वली। फिर कम्युनिज्म प्रपोज्ड बाय प्लेटो। प्लेटो क्या करते? सजेस्ट करते दो तरह की कम्युनिज्म
फर्स्ट इज़ कम्युनलिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज़ फैमिली मैरिज एंड वाइफ्स, मतलब कि कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए प्रॉपर्टी पे जो स्टेट प्रोवाइड करेगी और स्टेट का ही कंट्रोल रहेगा, एज वेल एज फैमिली पे भी होगा ऐसे, मैरिज एंड वाइफ्स पे भी। मैरिज भी स्टेट करवाइए आपकी, फैमिली भी आपकी स्टेट डिसाइड करेगी, वाइफ्स भी आपकी स्टेट ही डिसाइड करेगी। फैमिली जाने की अगर आपका आगे ऑफ स्प्रिंग हो गया, जाने कि कोई बच्चा हो गया, तो उसकी जो जिम्मेवारी है वो कौन लेगा? स्टेट लेगा। ठीक है। वाई ही प्रपोज्ड कम्युनलिज्म, इस चीज़ को क्यों इन्होंने प्रपोज किया, क्यों सजेस्ट किया? बिकॉज टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन। प्लेटो चाहते हैं अगर हम ऐसे ही इन पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो सो डैट जो करप्शन नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम जो है टैकल हम कर सकते हैं इसकी वजह से। कम्युनलिज्म इज़ द सप्लीमेंट्री ऑफ सेकेंडरी मैकेनिज्म टू एड्रेस करप्शन। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना पहले कि जो कम्युनलिज्म है, अगर थोड़ी कोई गैप भी रह जाता है एजुकेशन की, जो एजुकेशन फुलफ़िल नहीं कर सकता, तो वो हम जो है कम्युनलिज्म के थ्रू जो है उस चीज़ को सप्लीमेंट को ऐसे गैप को फिल करेंगे, सो डैट जो है करप्शन विल नॉट अराइज इन फ्यूचर। ये खासकर फिलासफर किंग के को फोकस करते हुए दिया है, ताकि कल को ऐसा ना हो कि उनको जो है लस्ट लग जाए इसकी पावर की, मनी की, तो किसकी वजह से इमोशंस हो रहते हैं अपनी फैमिली के लिए, तब भी उन्होंने फैमिली को भी एबॉलिश करने के लिए बोलते। तभी हम देखेंगे आगे जाके इनका एरिस्टोटल और कार्ल मार्क्स काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है इन चीज़ को, बिकॉज प्लेटो जो है वो सिर्फ उनका क्या मकसद है, आइडियल स्टेट तो बना रहे हैं, बट जो है ड्यूटीज़ जो है टूवर्ड्स द स्टेट वो ज़्यादा दे रहे हैं, राइट्स जो है जो होने चाहिए हमारे राइट्स वो कम है, वो बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ ड्यूटीज़ पे फोकस किया है। तो आप खुद सोचो, अगर मोटिवेशन ना हो हमें अपने प्रोफेशन के साथ या किसी चीज़ के साथ, या कोई टारगेट ना हो हमें कुछ पाने के लिए, तो फिर ऐसे तो कभी नहीं अच्छे से चल सकेगी। ठीक है, तो और भी कई रास्ते हो सकते हैं, इस चीज़ को हम क्यों इतना मतलब बदतर बनाएं? जो हमने कल लास्ट में पढ़ा था ना, ये वाला सोल्यूशन कैन नॉट बी वर्स दैन डिसीज़। इसका मतलब कि बीमारी को ठीक करने के लिए काफ़ी वेज होती है, रेमेडीज़ होती है, बट इसको और बदतर बनाना ये कहाँ की समझदारी है? एरिस्टोटल बोलते हैं और कार्ल मार्क्स, वो हम आगे बढ़ेंगे। विच इज़ द प्राइमरी मैकेनिज़्म देन, अब प्राइमरी मैकेनिज़्म क्या था ये मैं आपको ना एक एक टिप में पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको एक भी कन्फ्यूज़न जो है वो नहीं रहेगी, सो डैट जो है आप अच्छे से समझ सकोगे और आप आंसर राइटिंग में अच्छे से इसको इलेबोरेट कर सकोगे, आपको पता चलेगा एक एक वर्ड का। तो मैंने आपको पहले बताया प्राइमरी एजुकेशन, फिर से जो है प्राइमरी मैकेनिज़्म क्या होता है, प्राइमरी मैकेनिज़्म क्या माना गया है? एजुकेशन, कि एजुकेशन के थ्रू भी हम टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन, सो डैट एज वेल एज कम्युनलिज्म जो है इज़ द सप्लीमेंट ऑफ सेकेंडरी मैकेनिज़्म। ठीक है, ये इसको प्राइमरी मैकेनिज़्म माना गया, तो जिससे जो है करप्शन, एक तो नॉलेज होगी तो इससे इग्नोरेंट नहीं होगे, करप्शन नहीं होगी एथेंस में, और एथेंस में अगर करप्शन नहीं होगी कभी भी बैड जो है कंडीशन में कभी भी नहीं होगा, ना वल्नरेबल होगा। ही बिलीव्स दैट इफ़ रूलिंग क्लास आर मैन ऑफ रीजन दे विल अंडरस्टैंड, जो मानते हैं कि जो रूलिंग क्लास है ये मैन ऑफ रीज़न होते हैं, इनको समझ होती है कि गुड लाइफ की क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, और मनी एंड पावर जो है ये गुड लाइफ का सोर्स नहीं है। इस चीज़ की जो है इनको नॉलेज जो है ये समझते हैं, क्योंकि उन्होंने नॉलेज के थ्रू ये चीज़ सीखी है। वाई ही गोज़ फॉर सेकेंडरी मैकेनिज़्म, फिर ये सेकेंडरी मैकेनिज़्म के लिए क्यों जाते हैं? अगर फर्स्ट जो मैकेनिज़्म है एजुकेशन में, अगर इतनी चीज़ वो समझ लेते हैं कि मनी एंड पावर इज़ नॉट ए गुड सोर्स एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड लाइफ, अगर इस चीज़ को अगर वो समझते हैं प्राइमरी मैकेनिज़्म में, फिर सेकेंडरी के लिए क्यों अप्लाई करते हैं कि सेकेंडरी भी होनी चाहिए? बिकॉज ये प्रपोज करते यानी कि सजेस्ट करते हैं कि जो कम्युनलिज्म है एज एडिशनल सेफ गार्ड, ताकि जो है एडिशनल जो है जो बच्ची रहती कोई कसर है वो भी पूरी कर दे, ताकि सो डैट करप्शन विल नॉट अराइज इन फ्यूचर। ही डज नॉट वांट टू टेक एनी चांस, प्लेटो बोलते कि मैं किसी तरह से क्या कोई चांस नहीं लेना चाहता जिससे जो है करप्शन होने के चांसेस हो। दो ही प्राइमरली relies on the reason of the ruling class, but he believes that even philosopher is a human being। तो ये बोलते हैं कि ये रियलाइज़ करते हैं कि जो रूलिंग क्लास है उनमें रीज़न तो होता है, लेकिन ये इतना भी मानते हैं कि वैसे तो फिलासफर जो होते हैं तो ह्यूमन बीइंग ही है।
ह्यूमन बीइंग का माइंड कब चेंज हो जाए वो कोई पता नहीं, गुस्से में क्या कर दे कुछ पता नहीं। इसी वजह से कोई मतलब हम भरोसा नहीं कर सकते, हम खुद पे भी भरोसा नहीं कर सकते कब हमारी जो है मन चेंज हो जाए किसी बात को लेके या कुछ। तो हम जो है हम भी चेंजेबल होते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसलिए बोलते हैं कि प्लेटो बोलती है कि हमने इतनी तो रिस्ट्रिक्शन लगा ली, इतना तो कुछ कर लिया, लेकिन हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी उन पर, ताकि जो है, क्योंकि ये फिलोसफर जो है ये तो ह्यूमन बीइंग होते हैं, इनमें काफ़ी इमोशंस वगैरह होते हैं, काफ़ी ऐसे क्वालिटीज़ होती है, वर्च्यूज़ होते हैं जिससे वो करप्शन करने के चांसेस बढ़ सकते हैं, बिकॉज ही इज़ चेंजेबल, ही इज़ शेकेबल। व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ कंसिडरिंग फिलोसफर एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह इन्होंने क्यों इम्प्लीकेशन किया है, क्यों कंसिडर क्यों माना है इनको। देखो भाई, आपको एक एक लाइन समझा रही हूँ, एक एक की ऐसा क्यों किया है। ये इनडायरेक्ट थ्योरी पढ़ाए चलो जी, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ आए। आप अगर इधर मेरे क्लास में आए हो तो आप कुछ सीख के जाओ। तो द सोल ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 3 एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बताया, हर बार बताती हूँ कि जो सोल होती है, एक इंडिविजुअल होता है, उसमें 3 तरह के एलिमेंट्स होती है। फर्स्ट इज़ रीज़न, सेकंड इज़ करेज एंड थर्ड इज़ एपिटाइट। ठीक है, तो दो फिलोसफर इज़ ए मैन ऑफ रीज़न येट ही हैज़ एपिटाइट टू। अगर उसके पास रीज़न होगा तो उसके पास थोड़ी बहुत जो है एपिटाइट होगी, यानी कि डिज़ायर्स भी होगी कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिज़ायर नहीं है, हर इंसान में थोड़ी सी थोड़ी किसी न किसी चीज़ को लेके उसकी डिज़ायर विशेस होती है। देयर इज़ ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी डैट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन हिज एपिटाइट मैनी डोमिनेट ओवर हिज रीज़न। कभी कभी ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, हमारे ना डोमिनेट जो है, हमारा एपिटाइट डोमिनेट होने लग जाता है रीजंस के ज़्यादा। रीजंस कभी कभी रीजंस से ऊपर भी चले जाता है हमारा एपिटाइट। ऐसे में हम क्या करें, प्लेटो बोलते हैं कि इस तरह ऐसे में कभी नहीं होना चाहता, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई चांस हो सके। Plato does not want to take any chance, wants to avoid even the slightest of the पॉसिबिलिटी ऑफ द रूलर गेटिंग करप्ट। अगर प्लेटो मानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी डीरा सा भी स्लाइटेंट आ गया, ठीक है, तो वो मानते हैं कि अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं इस तरह की कि उसमें एपिटाइट जो है वो थोड़ा होने लगा, तो उससे क्या है, रूलर का कभी भी करप्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग कब बदल जाए कोई हम गारंटी नहीं ले सकते, बिकॉज हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम जो है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब बदल गए। अगर हम अपना हमारा जो है, हमारी शक्ल जो है बचपन से लेके अभी तक इतनी चेंज हो सकती है, तो हमारा माइंड जो है तो वो तो 2-2 मिनट में चेंज हो जाता है। कभी हमारा सैड होता है, कभी हमारे किसी चीज़ में डिज़ायर जग जाती है, कभी ना कभी वो होता रहता है टाइम टू टाइम बाय डिफ़ॉल्ट नेचर। तो फीचर्स ऑफ प्लेटोस कम्युनिज्म। प्लेटो की कम्युनिज्म में क्या क्या फीचर है। इट इज़ मेंट ओनली फॉर द गार्डियन क्लास। गार्डियन क्लास का मतलब होता है जो रूलिंग क्लास का पार्ट होता है, एंड सोल्जर क्लास, इन दोनों को बोलते हैं गार्डियन क्लास। और जो एपिटाइट क्लास होते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर क्लास। आइए समझ जाने कि गार्डियन क्लास मीन्स it is meant for only for the ruler as well as soldier class auxiliaries. Why? Because क्यों इनके लिए जो है इस चीज़ को बताते हैं कि इन पे जो है होना चाहिए कंट्रोल। बिकॉज अगर आप खुद सोचो, अगर एपिटाइट के पे क्यों नहीं बोला हुआ है कि ये गार्डियन क्लास क्यों नहीं है, बिकॉज एपिटाइट ही है ही इस चीज़ की कैटेगरी के लिए कि वो ताकि अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सके। तो इसमें अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करें तो एपिटाइट होने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने क्यों उसको अलग किया, एपिटाइट को उसको उसमें रहने देते हैं। एपिटाइट का मतलब होता है अपने पैशंस को, अपने मन मुताबिक चीज़ों को हम पूरा कर सकें, जिसकी वजह से वो कैसे होगा, जब आप प्रोड्यूसर क्लास के पार्ट हो के जाने की बिजनेस प्रोफेशनल, उनका मेन मोटिव यही रहता है टू अर्न मोर प्रॉफिट। ठीक है, तो जिससे वो अपनी जो है कभी भी करप्शन नहीं कर सकते अपनी जॉब में, बिकॉज उनका बिजनेस ही ऐसा होगा, वो करप्शन नहीं कर सकते, वो अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को जो है नहीं लेते। तो सिंस दे हैव पावर दे कैन गो करप्ट। बिकॉज साथ में गार्डियन क्लास को दोनों को क्यों चूज़ किया, रूलर एज वेल एज सोल्जर, बिकॉज ये कभी भी करप्ट हो सकते हैं, बिकॉज इनके पास थोड़ी पावर होती है। अगर आप फिलासफर किंग अगर रूलर बन जाए तो इसमें भी पावर रहती है ना, क्योंकि ये दे मेक द डिसीजंस टूवर्ड्स द स्टेट। तो ये स्टेट के लिए जो है डिसीजंस बनाते हैं, इनके हाथ में पावर होती है, इम्प्लीमेंट भी करते हैं डिसीजंस को, लॉ भी बनाते हैं, एंड इनके पास क्या है, पावर होती है। और ये कभी ना कभी करप्ट भी होने के चांस हो सकते हैं, और हम ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। तो वाई ही डजंट प्रपोज कम्युनिज्म फॉर द प्रोड्यूसर क्लास। तो इस चीज़ को क्यों नहीं करते प्रोड्यूसर क्लास के लिए प्रपोज कम्युनिज्म, मैंने आपको अभी बताया, बिकॉज
कम्युनिज्म फॉर प्रोड्यूसर क्लास इज़ नाइदर पॉसिबल नॉट रिक्वायर्ड। ना तो इस चीज़ में रिक्वायर्ड हमें चाहिए, ना तो रिक्वायर है, ना तो इस चीज़ में पॉसिबल है। बिकॉज मैंने आपको अभी बताया जो एपिटाइट की क्लास होती है, इसका मतलब ये होता है कि अपने डिज़ायर्स को, अपनी पैशंस को वो फुलफ़िल कर सकते हैं थ्रू द बिजनेस, थ्रू द प्रोफेशंस। ठीक है, इनका मतलब ये होता है कि जो पैशन, जिसमें जज्बा है, कुछ मतलब कोई विशेस है, कोई इच्छा है, कुछ मतलब पाने की, कुछ उनमें होप्स है, तो वो अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन के थ्रू इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। बिकॉज वो है ही इसी चीज़ के लिए। अगर आप प्रोफेशन करते हो, बिजनेस ऑक्यूपेशन है, तो आपका मेन मोटो रहता है कि टू अर्न मोर प्रॉफिट फॉर लिवलीहुड, फॉर फुलफिलिंग डिज़ायर्स। वाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज दे आर मैन ऑफ एपिटाइट एंड हैंस, कहाँ गया, एंड हैंस दे कैन नॉट कंट्रोल देयर डिज़ायर, और अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आल्सो बिकॉज दे आर नॉट इन पावर, और ये पावर में भी नहीं होते। बिकॉज इनका खुद का बिजनेस होता है, क्या पावर होगी? अगर करप्शन करेंगे, वो भी अपने लिए करेंगे, अपने आप ही भारी पड़ेगा। तो ये तो स्टेट की ओर थोड़ी कर रहे हैं। दे विल नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू बी करप्ट, इनके पास कोई मौका नहीं रहता कि वो करप्ट कर सके। ठीक है, अपने साथ हम कभी भी नहीं करप्ट करते, कुछ नहीं गलत करते हैं। बिकॉज हमारा बिजनेस हमारा ही है, कोई स्टेट का नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इज़ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट होगी ना, इट इज़ meant only for the guardian class. First point is, and second point is communism of property. क्यों? The guardian class will not be allowed to own private property. यानी कि जो गार्डियन क्लास है, रूलर एंड सोल्जर क्लास का जो पार्ट है, उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो प्राइवेट और पर्सनल में क्या डिफरेंस है? बिकॉज पर्सनल का ये मतलब है कि सरप्लस से कम होना चाहिए। सरप्लस का मतलब, जैसे कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आपके हिस्से हैं। आप में आपकी 2 बच्चे हैं और एक मतलब वाइफ है, और आप खुद 2। ठीक है, आपके लिए इतना भी पोर्शन काफ़ी है। बाकी का जो बच्चा है कि कहाँ जाएगा? इसलिए आप इस चीज़ को जो है डोनेट कर सकते हो, चैरिटी दे कर सकते हो। जिनके पास नहीं है उस चीज़ को उनको डिनोट कर सकते हो, डोनेट, ताकि जो है उनको जो आप उनकी हेल्प कर सको, और इस वजह से जो है सरप्लस उनको दे सकते हो जितनी आपको चाहिए। पर्सनल के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है, इतना पार्ट, इतना पोर्शन। इस चीज़ पे ये बोलते हैं और प्राइवेट होती है। प्राइवेट का मतलब जितनी आपको स्टेट ने दी है, इतनी जो है आपके पास होनी चाहिए, इतनी होती है। ठीक है, और पर्सनल का मतलब कि जितनी आपके पास है उसमें से जितना भी आप यूज़ करते कर लो, बाकी का जो बच गया सरप्लस वो आप डोनेट कर सकते हो स्टेट को। तो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, तो नो राइट टू हैव प्राइवेट फैमिली। अकॉर्डिंग टू हिम, फैमिली इज़ ए बिगर एविल, इट इज़ फॉर फैमिली दैट पीपल गो फॉर अर्निंग मनी बाय अनफेयर मीन्स। तो फैमिली नॉट ओनली लेड्स टू करप्शन, इट आल्सो लेड्स टू नेपोटिज्म। तो प्लेटो बोलते हैं कि अगर आपके पास अगर अपनी मतलब फैमिली नहीं होगी, तो आपको जो है करप्शन करने के कोई चांस नहीं होगी। बिकॉज अगर आपके फैमिली हो, अगर आपकी वाइफ, अगर आपके बच्चे हो, तो आपको लगेगा कि कल को मैं मर जाऊंगा, तो मुझे क्या है, अपने फैमिली के लिए जो है एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वो आगे सफ़र ना कर सके। तो इसलिए जो है वो अपनी जो है पहले अपने बारे में सोचता है, इस वजह से। बिकॉज दे गेटिंग इमोशनल टूवर्ड्स द फैमिली। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि फैमिली, इनके अकॉर्डिंग जो है, प्लेटो के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं फैमिली जो है काफ़ी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। बिकॉज फैमिली जो के लिए हम जो पैसे कमाते हैं, कभी कभी हम जो है अनफेयर जाने की 2 नंबर काम करके ही हम जो है कभी कभी पैसे कमाते, बिकॉज फैमिली जो है कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कमी ना रहे। इसलिए प्लेटो इस चीज़ को वो फोकस करते हैं। और फैमिली जो है ये करप्शन ही लेड नहीं करती। बिकॉज जैसे अनफेयर मीन्स, जैसे कि हम किसी से रिश्वत लेते हैं तो वो करप्शन हो गया। ठीक है, बिकॉज हम किसके लिए करते हैं? अपनी फैमिली के लिए, ताकि फैमिली की जो डिज़ायर्स उनकी फुलफ़िल हो सके। तो ये बोलते हैं इस वजह, ये करप्शन तो होती है, लेकिन नेपोटिज्म भी इससे बढ़ता है। नेपोटिज्म मतलब जैसे कि अगर आप पावर में हो, तो आपकी जो रिश्तेदार होंगे या कोई सोसाइटी के लोग होंगे, तो वो आपके साथ जब कांटेक्ट में होंगे, तो फिर आप क्या करोगे, स्पार्क्स के जरिए जो है उनको क्या करोगे, प्रॉपर्टी दोगे या उनको पावर में लाने की कोशिश करोगे। डैट मीन्स नेपोटिज्म।
आप क्या करोगे इस चीज़ में इन्वॉल्व करोगे तो इससे क्या है नेपोटिज्म होने के चांसेस होते हैं और ऐसे लोग जो है करप्ट करने के भी चांसेस होते हैं बिकॉज दे आर इग्नोरेंट और दे गेटिंग नेपोटिज्म। फीचर्स मैरिज विल नॉट कंट्रोल्ड बाय स्टेट विल बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट यानी कि स्टेट ही जो है मैरिज करवाएगी। हु विल मैरी हुम विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट किसके साथ किसकी शादी होगी वो स्टेट ही डिसाइड करेगी। अगर फिलॉसफर किंग है तो स्टेट ही उसके लिए जो है डिसाइड करेगा कि इसके साथ जो है इसकी शादी होनी चाहिए। और वो जो क्वीन है वो भी क्या होनी चाहिए फिलॉसफर क्वीन होनी चाहिए ना कि ऐसे मतलब कोई कॉमन कोई नॉर्मली होनी चाहिए वो भी फिलॉसफर क्वीन होनी चाहिए सो डैट जो है आगे की जो जनरेशन है वो सुप्रीम रेस हो। एवरी पर्सन विल नॉट बी अलाउड टू मैरी स्टेट विल डिसाइड हु इज़ अलाउड टू मैरी। यानी कि कोई भी जितने भी हर एक जो पर्सन है वो उनको अलाउ नहीं होगा कि वो शादी करे। स्टेट जो है स्टेट ही डिसाइड करेगा कि कौन किसी जो है शादी करेगा। ऑन द एबलेस्ट ऑफ ग्रीक और एथेनियन मैन एंड वुमेन विल बी अलाउड। तो जो एबलेस्ट है यानी कि जिसमें एबिलिटी है ग्रीक के जहाँ एथेंस जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ की मैन या वुमेन के लिए जो है उनमें से कोई ना कोई उनमें से ढूंढेगा बिकॉज जो होगा फिलॉसफर क्वीन। अगर फिलॉसफर किंग की अगर उनकी शादी करनी है तो फिलॉसफर क्वीन के साथ होनी चाहिए और किसी के साथ नहीं हो। तो वो भी कौन डिसाइड करेगा स्टेट लोग डिसाइड करेंगे कि इसके साथ जो है शादी होनी चाहिए लोग ही जो है डिसाइड करेंगे। वाई दिस सिलेक्टिव मेथड ऐसा क्यों इस मेथड को क्यों सिलेक्टिव माना गया है क्यों चुना है। इन यूनिक पर्पस यानी कि ही वांट्स टू क्रिएट द बेस्ट रेस। अगर वो चाहते हैं वो चाहता है प्लेटो चाहता है अगर आपको चाहिए आइडियल स्टेट तो आपको एक फिलासफर की ज़रूरत पड़ती है कि वो एक नॉलेजेबल होना चाहिए। जो फिलासफर को कल को उनकी जो मतलब जैसे कि फिलासफर दे गेटिंग मैरिड तो दे क्रिएट ए बेस्ट रेस। अगर दोनों सुपीरियर हो तो आगे जो है क्रिएटिंग भी क्या होगी जो है ऑफ स्प्रिंग भी क्या होगी वेस्ट होगी उनकी। अगर दोनों नॉलेजबल हो तो आगे भी नॉलेजबल होगी। तो वंस अ चाइल्ड इज़ बॉर्न आफ्टर फ्यू मंथ्स विल बी टेकन इन द कस्टडी ऑफ द स्टेट। जब एक बार चाइल्ड जो है बॉर्न हो जाएगा उसके बाद स्टेट उसकी देखभाल करेगा स्टेट उसको पढ़ाएगा आगे। और जो उसके बाद सो डैट इससे जो है कभी भी उनको इमोशनल नहीं होना पड़ेगा कि वो अपनी जो है बच्चे के लिए प्रॉपर्टी रखे फिर इससे करप्शन भी नहीं होगा। व्हाट इज़ एडवांटेज एडवांटेज क्या रहेगा इससे नेपोटिज्म भी नहीं होगा। नेपोटिज्म का मतलब इससे ये भी नहीं लालसा भी नहीं रहेगी कि हम अपने बच्चों को जॉब लगाएंगे जहाँ अपने बच्चों को पावर में आने देंगे बिकॉज हम भी पावर में हैं। कल को हमें अगर कुछ हो जाए तो चलो हमारे बच्चे जो है कहीं ना कहीं सेफ़ रहे हमारी वजह से। इससे क्या होता है नेपोटिज्म की प्रॉब्लम को भी हम टैकल कर सकेंगे बिकॉज रूलर विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई हु इज़ चाइल्ड थस ही विल ट्रीट ऑल चिल्ड्रन हैज़ हिज चाइल्ड। तो इससे क्या होगा रूलर के पास जब उसका अपना बेटा नहीं ना होगा अपना बच्चा नहीं ना होगा बिकॉज जो बच्चा है वो स्टेट ही इसकी केयर करेगा। फिर रूलर जो है इस चीज़ को कभी मानेगा नहीं कि उसका अपना बच्चा है इसलिए वो अपने सभी बच्चों को जो है इक्वली ट्रीट करेगा। एंड इट विल आल्सो लेड टू लिबरेशन ऑफ वुमेन। इससे क्या होगा वुमेन को भी आज़ादी मिलेगी बिकॉज दे आर अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज़ टूवर्ड्स द स्टेट। अगर वुमेन अगर अपने बच्चे को संभालते रहेगी वो स्टेट की कभी भी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकेगी क्योंकि उसको फिर घर का ही काम हो जाएगा स्टेट और प्ले रोल इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और उनको कभी भी स्टेट को अच्छे से जो है प्ले रोल नहीं कर सकेगी रोल को प्ले नहीं कर सकेगी बिकॉज उसको फिर यही रहेगा कि मेरे बच्चे को कौन देखेगा। फिर अपने बच्चों के मतलब उनकी जो है उनकी तरफ ध्यान होगा बिकॉज दे आर अब्जॉर्ब्ड इन द अफेयर्स ऑफ द फैमिली एंड टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड। इससे क्या होगा अगर वो मतलब अगर स्टेट ना संभालेगी उनके बच्चे को फिर उससे क्या होगा वुमेन जो है वो यही सोचेगी कि मैं अपने बच्चों की जो है देखभाल करने के लिए और फैमिलीज़ के मैटर में जो है ज़्यादा इन्वॉल्व ज़्यादा ध्यान रहेगा। इसकी वजह से हमारी जो स्टेट है कभी भी अच्छे से ना प्ले रोल नहीं कर सकेगी। क्रिटिकल एवेल्यूएशन अब होता है प्लेटो का। प्लेटो ने तो अपनी दे दी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। अब जो एरिस्टोटल है वो प्लेटो की कम्युनिज्म पे क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। काफ़ी तरह की चीज़ों को वो रिजेक्ट करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एरिस्टोटल कौन है इसकी इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। एरिस्टोटल इज़ नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट डिसाइपल ऑफ प्लेटो यानी कि प्लेटो के एक तो स्टूडेंट है और साथ ही उसका जो है एक ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो यानी कि प्लेटो के फेवर मतलब अगेंस्ट में भी है। क्रिटिक यानी कि इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है ठीक है। प्लेटो के जो पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज़ करता है जो इन्होंने कम्युनिज्म की थ्योरी बताई है ये ग्रेटेस्ट भी रही है क्रिटिसाइज
एंड डिसाइपल यानी कि स्टूडेंट भी रहे प्लेटो के। तो कंपैरिजन क्या होता है इनकी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपैरिजन क्या है? बिकॉज प्लेटो जो है एक परफेक्शन, तो इनका तुलना करते हैं कि एरिस्टोटल और प्लेटो में क्या क्या वो है, कितने डिफरेंस है एक दूसरे से, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। प्लेटो जो है परफेक्शन है, बिकॉज प्लेटो चाहते हैं कि एक वो चाहते हैं आइडियल स्टेट को क्रिएट करना, सो डैट ये चाहते हैं कि कम्प्लीटली चेंज होना चाहिए स्टेट में, एथेंस में ये तो एरिस्टोटल जो है ये मानते हैं प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन, मतलब कि हमें मॉडरेशन का मतलब गोल्डन मीन मीन्स मॉडरेशन, यानी कि अगर प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है तो हमें कम 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 करके उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं हमें एक ही बार में सब कुछ फॉलो करना, नहीं नहीं, इसको कम कम करके, सो डैट जो है एक तो कम्प्लीटली चेंज आना इम्पॉसिबल है। जैसे कि ये रेडिकल चेंज लाते हैं प्लेटो, तो ये कंजर्वेटिव है कौन? एरिस्टोटल। जो चाहते हैं कि कम कम चेंज होना चाहिए, कम्प्लीटली चेंज होना इम्पॉसिबल है, ये कभी ऐसा हो नहीं सकता। इस चीज़ पे यह है, दोनों में अलग है। ही डज नॉट टॉक अबाउट वेस्ट स्टेट रादर वेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट। ये बोलते हैं कि हमें वेस्ट स्टेट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वेस्ट स्टेट कभी नहीं बन सकती, लेकिन हम प्रैक्टिकल जो होना चाहिए उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। प्लेटो ने तो अपनी थ्योरी दी, लेकिन अभी तक ये अप्लाई नहीं की, ये अभी अपनी थ्योरी बता रहे प्लेटो, लेकिन क्या इसका एप्लीकेशन जो है प्रैक्टिकल में होना पॉसिबल है? नो, बिकॉज ऐसा होना कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए एरिस्टोटल जो है ये प्रैक्टिकल मैन है, ये प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा सोचते हैं कि प्रैक्टिकल जो चीज़ होनी चाहिए, तो ये ऐसा प्रैक्टिकल होगा तो ये क्या फ़ायदा, एक दिन में हुआ दूसरे दिन में सब कुछ ख़त्म, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, तो इसलिए उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए जो प्रैक्टिकल भी हो, ना कि बातों से। ठीक है, बातों से तो बहुत कुछ हो जाता है। इन हिज व्यूज़ वन शुड नॉट सेक्रीफाइस गुड फॉर द स्टेट और सेक ऑफ वेस्ट, द रीजन इज़ वेस्ट इज़ अनअचीवेबल। इसका मतलब होता है कि हमने वेस्ट के चक्कर में जो है अपने आप को जो है सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, कि हमें बेस्ट चाहिए तो हम सेक्रीफाइस कर ले हर एक अच्छी अच्छी चीज़ों को भी नहीं, बिकॉज वेस्ट इज़ अनअचीवेबल। बिकॉज हम कभी भी वेस्ट तो नहीं कर सकते। जब भी हम कुछ सोचते हैं कि यार मैंने 100% 96 या 99% जो है 99% मेरा होप है कि मैं 12th में इतने मार्क्स जो है लाऊंगा, लेकिन ऐसा कब हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल में करते हैं तब हमें पता चलता है कि पेपर कितना डिफ़िकल्ट था, हमने कितना वो जो है किया और मार्क्स कितने आने चाहिए। फिर तो जब जैसे रिज़ल्ट आता है फिर 99 का हमने सोचा था, लेकिन आए कितने? 89। सोचो कितना डिफरेंस है। तो हम वेस्ट की तरफ जब हम सोचते हैं, ऐसा नहीं कि हम वेस्ट ही वो निकले, उसका रिज़ल्ट कभी नहीं हो सकता ऐसा, उससे थोड़ा कम हो सकता है, 98 हो सकता है, लेकिन 99 होना 1% चांस हो सकता है, लेकिन 99% कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर किसी चीज़ का सलूशन चाहते हो आप, हम सोचते हैं हम जैसे हम फर्स्ट बार ट्राई करते हैं कि कोई डिशेस को बनाना ट्राई करना, तो हम बोलते हैं यार अब मैं डिशेस बनाऊंगी, बिल्कुल अपना 100% दूंगी, बेस्ट बनाऊंगी, लेकिन हमारा जो है कहीं ना कहीं जो है टेस्ट कहीं ना कहीं में कमी ना कमी रह जाती है, बिकॉज बोलना और करना इज़ मच डिफरेंट। Plato is extremist, radical, goes for extreme solutions. Example, to tackle corruption, he just suggest abolishment of private property. यानी कि प्लेटो एक्सट्रीम रेडिकल की तरफ चाहते हैं कि एक्सट्रीम सोल्यूशन होना चाहिए, कंप्लीट सोल्यूशन होना चाहिए। जो मैंने आपको पहले बताया कि ये कंप्लीट के बारे में, एक्सट्रीम की एकदम से सब कुछ होना चाहिए, ताकि फॉर एग्जांपल ये चाहते हैं कि अगर करप्शन को टैकल करना है तो ये चाहते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दी है प्राइवेट प्रॉपर्टी की अबॉलिशमेंट होनी चाहिए। आप खुद सोचो कि अगर हमें किसी चीज़ की मोटिवेशन नहीं हो, अगर हमारा कोई टारगेट नहीं रहा हो, तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ के पीछे लगना जिससे हमारे जो है इमोशंस ना जुड़े हो। ठीक है, एक तो हमारे बिना वजह से हम प्रोफेशन में अपने बिना इंटरेस्ट शो किए हम इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, दूसरा नंबर मोटिवेशन भी नहीं है, तो ये तो कभी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ये सिर्फ हम कहने से हो सकते हैं। तो जो एरिस्टोटल है ये कंजर्वेटिव है, जी थोड़ा थोड़ा करके सोचते हैं। ही वांट्स टू प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ही प्रेफर्स टू रिलाई ऑन द कलेक्टिव विजडम्स ऑफ एजेस रादर विजडम ऑफ वन पर्सन। ये बोलते हैं कि हमें जो है
जो इंस्टीट्यूशंस हो गया या कस्टम्स जो ट्रेडिशंस होते हैं, इस चीज़ को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, ना कि कम्प्लीटली इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। और ये प्रेफर करते हैं कि कलेक्टिव विजडम ऑफ एजेस, यानी कि हर एक की जो है हर उम्र के हिसाब से हर एक की विजडम होनी चाहिए, हर एक की कलेक्टिव तरह से होनी चाहिए। इस चीज़ पे ये क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ताकि जो है रादर विजडम ऑफ वन पर्सन, मतलब अगर आप एक को विजडम मानोगे कि दैट इज़ विजडम, इसी वजह से जो है सब कुछ होना चाहिए, दैट इज़ नॉट परफेक्ट। हर एक मैन के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा अच्छा सब कुछ सही सोच सकता है, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कम पढ़ा लिखा हो उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा विजडम होती है और वो भी अच्छे से अच्छा सोल्यूशन दे सकता है, बिकॉज अपनी नॉलेज की वजह से, अपना कहीं ना कहीं उसको थोड़ी ना कहीं नॉलेज रहती है अपने रीजंस की वजह से। ठीक है, ये बोलते हैं कि हमें जो है विजडम हर एक एजेस की जो है उनकी वजह से होनी चाहिए, यानी कि ये थोड़ा इस तरफ की तरफ ध्यान देते हैं कि जो पावर है एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, यानी कि मोनार्क में नहीं होनी चाहिए, एक राजा के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग अलग जो है हर एक जो है जितनी भी प्रोफेशन जो है, मतलब जो 2 से ज़्यादा हो उनके पास जो है पावर होनी चाहिए। सो डैट हर एक का जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस तरीके से अगर हम देखें तो काफ़ी जो है सही रहेगा, रादर विजडम ऑफ वन पर्सन। अब हमने ये देख लिया क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। पहले हमने देखा एरिस्टोटल एंड प्लेटो का कंपैरिजन, जो उन्होंने बताया कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों के बीच में क्या इनको कंपेयर किया। अब हम देखेंगे कि जो एरिस्टोटल ने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी पे क्या क्रिटिसाइज़ किया है, क्या इनको जो है इवेलुएट जस्टिफाई किया है इस चीज़ को। According to Aristotle, it is true that property leads to the corruption, but property also has many constructive implications. It is a source of motivation. It gives a sense of achievement. ये बोलते कि हाँ, मैं भी इतना मानता हूँ कि ये प्रॉपर्टी की वजह से करप्शन हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव इम्प्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज़ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अगर हमारे पास हम अच्छे से काम करें तो हमें ये रहेगा कि हम और प्रॉपर्टी जो है गेन कर सकेंगे, तो हमें एक मोटिवेशन रहता है किसी चीज़ को पाने के लिए। तो इसके क्या कंस्ट्रक्टिव इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं तो प्रॉपर्टी की भी। तो दूसरा, इट गिव्स ए सेंस ऑफ अचीवमेंट, यानी कि रिकॉग्निशन, यानी कि पहचान। अगर जैसे मुकेश अंबानी है फॉर एग्जांपल, तो मुकेश अंबानी हम कैसे जानते हैं, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है उसके पास, इस वजह से हम उस चीज़ को जानते हैं, तभी वो इतना फेमस है। तो ये बोलते हैं अगर हमें भी कोई पहचाने इस तरह से हमारे अचीवमेंट को लेके, तो हमें क्या है, एक तो उसकी वजह से हमें एनकरेजमेंट भी मिलेगा अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। दोस्त जो हु ओन प्रॉपर्टी आर मैन ऑफ रीज़न, कहते हैं वो जो जिनके पास मैन ऑफ रीज़न हो। और इन प्रॉपर्टी इज़ ए वर्च्यू, कि खुद की प्रॉपर्टी होना एक वर्च्यू है, एक मतलब सही है। कैसे? दोस्त जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी है वो स्टेबल रहेगा, विल प्रेफर स्टेबिलिटी, दे वॉन्ट लाइक रिवोल्यूशन, प्रोटेस्ट एट्सेट्रा। यानी कि अगर एक फिलासफर किंग के पास जो है प्रॉपर्टी होगी ना अपनी, वो कभी भी नहीं सोचेगा कि मैं रेवोल्यूशन लाऊं, बिकॉज उसको पता है कि मेरे पास सब कुछ है, वो क्यों लाएगा। अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं हो, कल को उसको कहीं ना कहीं जो है एक फील होगा कि मैं ऐसे इतना करके मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा इन रिटर्न में, तो कभी ना कभी वो भी कुछ ना कुछ चेंज लाएगा, प्रोटेस्ट करेगा। तो बट पुअर हैव नथिंग टू लूज़, लेकिन जो पुअर मैन है उनके पास कुछ है ही नहीं कि वो चीज़ को खो सके। जैसे कि पॉवर्टी इज़ इग्नोरेंस, वाइस एंड डेंजरस है। ठीक है, तो पुअर लोग तो नहीं कर सकते, तो कौन कर सकता है? जो रिच हो, जो पावर में होते हैं। तो प्रॉपर्टी इज़ इट सेल्फ ए वर्च्यू, प्रॉपर्टी अपने आप में एक वर्च्यू है, एक मोटिवेशन है, सोर्स ऑफ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। तो प्रॉपर्टी इज़ ए सोर्स ऑफ चैरिटी, यानी कि प्रॉपर्टी जो है एक सोर्स ऑफ चैरिटी है। कैसे? कि अगर हमारे पास अपनी इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इतनी हमारे पास इतनी खुद की प्रॉपर्टी है, इतनी हमने यूज़ कर ली है, ठीक है, तो हम जो है जितनी भी हम चाहते कि इतनी ज़्यादा और ले हम और ख़रीदे प्रॉपर्टी, तो इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को डोनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना हमने लेना था वो हमने ले लिया, बाकी की जो है हम जो चाहते हैं ख़रीदना वो हम डोनेट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम अच्छे काम करेंगे लोग हमें भी अच्छे से जो है पहचाने के, हम भी एक फेमस होंगे और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है हमें भी लोगों के प्रति हमें मिलेगी। हैंस एरिस्टोटल सजेस्ट दैट इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया टू डिप्राइव अवरसेल्व्स फ्रॉम द वर्च्यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। एरिस्टोटल सजेस्ट करते हैं कि
एक डिप्राइव खुद को जो है बिल्कुल तरह से निगेट कर लेना, निकार देना, तो ये अच्छा आइडिया नहीं है फ्रॉम द जो प्रॉपर्टी की वर्च्यू से, यानी कि प्रॉपर्टी के कितने ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, इस चीज़ से डिप्राइव कर देना ये अच्छा आइडिया नहीं है। ये कौन बोलते हैं? एरिस्टोटल सजेस्ट करते हैं। तो क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली की भी इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। किसने? एरिस्टोटल ने। ये बोलते हैं कि ही वेरी स्ट्रांगली डिसअप्रूव्स प्लेटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो थे एरिस्टोटल काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने डिसअप्रूव किए, काफ़ी ज़्यादा नापसंद किया इस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, बिकॉज ये बोलते फैमिली जो है प्लेटोस आइडिया आर नॉट प्रोग्रेसिव, इसका आइडिया प्रोग्रेसिव नहीं है, रादर टेकिंग अस बैक टू द बारबरिक एजेस। तो ये क्या है? वही बात आ गई कि बीमारी को ठीक करने के लिए ना ये क्या करते और बदतर बना रहे इस चीज़ को। तो ये कहाँ का सही है? प्रोग्रेसिव होनी चाहिए स्टेट, तो ये तो बिल्कुल इस चीज़ को भी कम कर रहे हैं, डिप्राइव कर रहे हैं। तो इट इज़ ट्रू डैट फैमिली लेड्स टू नेपोटिज्म, बट एज एन इंस्टीट्यूशन फैमिली हैज़ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी एज वेल एज पर्सन। अगर ये भी मानते हैं हाँ फैमिली की वजह से नेपोटिज्म हो सकता है, क्योंकि हमें रहता है कि हम उसकी सिफारिश कराए तो उस वजह से करप्शन भी हो सकता है। लेकिन ये बोलते हैं एक फैमिली की इंस्टीट्यूशन होने के लिए सोसाइटी मतलब काफ़ी तरह की इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि फैमिली जो है फैमिली हमारी क्या है? एक सोर्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी है। ठीक है, एक इमोशनल रहती है, हर दुख सुख में जो है साथ होती है। फैमिली इज़ टाइम टेस्टेड जो है। फैमिली जो है जब हम कभी भी परेशान में होते हैं तो हमारी फैमिली ही होती है, सोसाइटी से बाद पहले हमारी फैमिली होती है जो इस चीज़ पे हमारे साथ खड़े होती हैं। ठीक है, एक इमोशनल हमारे अटैचमेंट जो है जुड़े रहते हैं उनके साथ। तो ये थर्ड एरिस्टोटल सजेस्ट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं प्लेटो के सजेशंस जो उन्होंने कंसिडरिंग किए हैं, द रेमेडीज एज वर्स दैन द डिसीज़। तो इन्होंने बोला ये जो प्लेटो सजेस्ट करते हैं, मानते ना कि जो बीमारी है उसका इलाज उन्हें रेमेडीज बताई है। तो ये कह रहे हैं एरिस्टोटल क्रिटिसाइज़ करते हुए बोलते हैं कि डिसीज़ को और बदतर बनाने के लिए ये एक उस जो चीज़ को ये बदतर बना रहे हैं उसको बोल रहे हैं ये रेमेडीज़। कहाँ की रेमेडीज़ है? ये कहाँ की सही वो आइडिया है? कंपैरिजन बिटवीन प्लेटो अब हमने क्या किया? एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन था, क्या क्रिटिसिज्म रहा प्लेटो के प्रति। और अब हम दोनों हमने थ्योरी देखी कम्युनिज्म ऑफ, दोनों टाइप्स देखी ना, प्रॉपर्टी एज वेल एज फैमिली। अब हम देखेंगे मॉडर्न कम्युनिज्म एंड प्लेटो की कम्युनिज्म। मॉडर्न के टाइम पे कौन था? अब हम एंशिएंट की बात कर रहे थे, प्लेटो एरिस्टोटल। मॉडर्न में कौन आएगा? मैकियावेली आएगा, जॉन हॉब्स होएगा, J.S. मिल होगा, हैना होगा, और भी काफ़ी तरह के, जॉन लॉकी होगा, तो थॉमस हॉब्स होगा। तो इस तरह का एक कार्ल मार्क्स है। ठीक है, वो भी मॉडर्न टाइम का है, वो हम आगे पढ़ेंगे ना। तो आगे बहुत ज़्यादा जो है कम मतलब थियरीज है, इतना टाइम लगेगा बस ये है। और एरिस्टोटल का थोड़ा इससे कम ही है प्लेटो से, प्लेटो का काफ़ी ब्रॉड में है, क्योंकि प्लेटो ने एक बेस की है, कहीं ना कहीं प्लेटो की सही भी है थियरी, कहीं ना कहीं इनकी वो भी है आइडियलिस्ट है ना, ये फिर जो प्रैक्टिकल में अप्लाई होने में काफ़ी जो है इम्पॉसिबल रहता है। तो इनकी जो है अब इनका कंपैरिजन देखेंगे प्लेटो का और मॉडर्न जो कि कार्ल मार्क्स, प्लेटो के कम्युनिज्म और मॉडर्न के। तो प्लेटो इट इज़ एसोसिएटेड विद प्लेटो, तो ये इट इज़ एसोसिएटेड विद द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स। सेकंड पॉइंट इज़ प्लेटो इज़ आइडियलिस्ट। प्लेटो जो है आइडिया पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ये बोलते हैं आइडिया इज़ एवरीथिंग, आइडिया इज़ रियलिटी, इस चीज़ पे बोलते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है इज़ मैटेरियलिस्ट। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि मैटर जो है डैट इज़ रियल, इस चीज़ पे जो है हमें वो सोचना चाहिए, जो नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना, ये कार्ल मार्क्स बोलते हैं। तो प्लेटो बोलते हैं जो है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो होना चाहिए उसके बारे में सोचो। प्लेटो का मानना ये है, डैट इज़ आइडियलिस्ट। प्लेटो वांट्स टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट एंड बिलीव्स इन द सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट। प्लेटो चाहते हैं कि एक तो आइडियल स्टेट बनाना, और स्टेट की जो है मानते हैं कि स्टेट जो है एक सुप्रीमेसी है, जबकि जो है कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जो स्टेट है एक इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लॉयटेशन है, एंड ही वांट्स टू एंड द स्टेट। जो चाहते हैं कि स्टेट को मतलब वो ख़त्म करें कि ये इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लॉयटेशन है। प्लेटो जो है एक्सपेक्ट सिटीजन्स टू सेक्रीफाइस देयर इंटरेस्ट फॉर द, प्लेटो एक्सपेक्ट करते हैं सिटीजन से
कि वो जो है मतलब अपने जितनी भी सेक्रीफाइस को कर ले। जैसे कि फिलॉसफर किंग को बोला कि आप नॉलेज को सेक्रीफाइस करके आप रूलर जो है रूलिंग करो, उनको भी एक किस्म का फोर्स किया, बिकॉज वो उन्होंने बोला कि आपकी ड्यूटी बनती है स्टेट के प्रति, स्टेट ने आपको बड़ा कुछ दिया, आप भी अब आपका टाइम है, हाँ भी स्टेट को जो है उनकी ड्यूटी सर्व करो। इसलिए प्लेटो जो है यही उम्मीद लगाते हैं कि सिटीजन जो है वो अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करते हैं, स्टेट के प्रति जो है ड्यूटी देनी चाहिए। तभी उन्होंने जहाँ ड्यूटी पे फोकस किया, राइट्स कुछ दिया ही नहीं है। प्लेटो डिवाइड्स द स्टेट इनटू 3 क्लासेस। प्लेटो ने डिवाइड किया ना, पहले एथेंस जो था 2 क्लासेस में डिवाइड था, रिच एज वेल एज पुअर। अब जो एथेंस है वो 3 क्लासेस में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ रीज़न, सेकेंड इज़ करेज एंड थर्ड इज़ एपिटाइट। तो जो कार्ल मार्क्स को बोले कि कॉल्स फॉर रेवोल्यूशन अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के खिलाफ जो बोलते हैं रेवोल्यूशन के लिए बुलाया जाता है, ताकि ये क्योंकि ऐसा क्यों कि कार्ल मार्क्स जो है वांट्स टू एबॉलिश क्लासेस। कार्ल मार्क्स चाहते हैं कि ये क्लास को एबॉलिश करे, जितनी भी क्लासेस इन्होंने सजेस्ट की थी प्लेटो को, इस चीज़ को जो है एबॉलिश ख़त्म करनी चाहिए। नाउ वेयर प्लेटो सपोर्ट्स वायलेंस, ये अहिंसा को ज़्यादा वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स इज ए सपोर्टर ऑफ वायलेंस, ये भी सपोर्टर है इस चीज़ के। तो प्लेटो कंसीडर मानते हैं आइडिया एज अल्टीमेट रियलिटी, जी वही मैंने आपको बताया कि अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं आइडिया को, जबकि जो कार्ल मार्क्स है जी बोलते हैं आइडिया एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, यानी कि एक झूठी अवेयरनेस है जो कि जिसमें हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। प्लेटो प्रपोज करते हैं कम्युनिज्म इवन इन द रिगार्ड टू वाइफ्स एंड फैमिलीज़। प्लेटो सजेस्ट करते हैं कि वाइफ्स के रिगार्ड को लेकर फैमिली को कि इनमें भी कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है, एबॉलिश कर दो, कॉमन स्टेट ही करेगा, ये है वो है, ऐसे से बोला। कार्ल मार्क्स बोलते हैं टास्क कम्युनिज्म ओनली इन द टर्म्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डैट इज़ इकोनॉमिक टर्म्स। ये बोलते हैं कि हमें जो है कॉमन ओनरशिप किस में होनी चाहिए, प्रोडक्शन में, यानी कि इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं हर चीज़ पे कॉमन ओनरशिप के बारे में बात करते हैं। अब इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है, बोथ बिलीव डैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ एन एविल। ये दोनों विश्वास करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो एक एविल है, ख़तरनाक है, गलत है, मतलब एक बुरा है, क्योंकि उसकी वजह से करप्शन नेपोटिज्म होने के चांस रहते हैं। प्लेटो गिव द कंसेप्ट ऑफ क्लास। प्लेटो जो है ये भी वो प्लेटो कह रही हूँ, प्लेटो एंड कार्ल मार्क्स बोथ जो है ये कंसेप्ट जो है देते हैं क्लास का, ठीक है। सिमिलरिटी क्या रहती है प्लेटो एंड मार्क्स में, क्योंकि प्लेटो एंड मार्क्स आर वेरी फ्यू एंड सुपरफिशियल, कुछ इनमें क्वालिटीज़ मिलती है, कुछ नहीं मिलती, वेयर एज द डिफरेंसेस जो है इनके और फंडामेंटल है, बेसिक है इनके डिफरेंस। तो कंक्लूजन क्या रहता है, थर्ड द सिमिलरिटीज आर सुपरफिशियल एंड डिफरेंसेस आर फंडामेंटल। यही मतलब इनकी जो सिमिलरिटीज़ है वो सुपरफिशियल है, एक जैसी है, सुपरफिशियल है, और इनकी डिफरेंसेस है एक बेसिक है, फंडामेंटल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फिलोसफर की। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, चलो कोई बात नहीं। अब हम जो है आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे फिलोसफर किंग में हम देखेंगे थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म देखेंगे, छोटा सा ही है, थ्योरी भी छोटी सी है, मैं अभी पढ़ा देती, लेकिन अभी ना मेरा असेसमेंट रहता है और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इतना फिर मैं आगे की क्लास में बनाऊंगी। अभी एक ही क्लास हमारी जो है रहेगी प्लेटो वाली, तो इसके बाद प्लेटो का टॉपिक ख़त्म एंड देन हम स्टार्ट करेंगे एरिस्टोटल जो है उस पर हम वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में, तो वो भी हम जो है मैं स्टार्ट कर दूँगी कल से। तो अभी मैं जो है साथ में एक वीडियो बना लेती हूँ, इसकी क्लास बना लेती हूँ थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग की, इसका थोड़े नोट्स बनाने हैं वो बना लेती हूँ मैं भी, तो इसका क्रिटिसिज्म भी वो जो है वो बताना एंड इसका असेसमेंट रहता है बस, और कुछ भी नहीं है इसका। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको समझ आया अच्छे से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना, सो डैट जो है एवरीवन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस क्लास। तो थैंक यू।